देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियां। इसराइल ने रविवार को ईरान के प्रमुख शहर इस्फहान पर हवाई हमले किए। ईरान के मध्य में स्थित इस्फहान का कन्वर्जन प्लांट ईरान के परमाणु ढांचे का अहम हिस्सा है। इसके अलावा ईरान के अन्य शहरों में स्थित यूरेनियम की खदानें और अन्य प्लांट भी इस ढांचे का हिस्सा हैं। इस्फहान के पास ईरान के कई बड़े सैन्य ढांचे भी हैं, जिनमें एक बड़ा एयरबेस और मिसाइल बनाने का कारखाना शामिल है। अप्रैल 2024 में भी इसराइल ने इस इलाके में एक एयरफील्ड पर हमला किया था और वहां मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया था। ईरान का कहना है कि इस्फहान की ये सभी सुविधाएं सिर्फ शांतिपूर्ण कामों के लिए हैं, लेकिन इसराइल और कई पश्चिमी देशों को शक है कि ईरान इनका इस्तेमाल छिपकर परमाणु हथियार बनाने में कर रहा है। इसराइल की राजधानी तेल अवीव में एक 8 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग पर ईरान की ओर से मिसाइल हमला किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली अधिकारियों ने बताया कि हमले से इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड की 10 टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और राहत का काम कर रही हैं। इसके अलावा तेल अवीव के मध्य इलाके में भी कुछ इमारतों पर सीधे हमले हुए हैं और एक ओपन जोन में आग लग गई है। एम्बुलेंस सेवा MDA ने बताया कि कई घायलों का इलाज किया जा रहा है। इसराइली इमरजेंसी सर्विस मेगन डेविड अडोम का कहना है कि तेल अवीव के दक्षिण में स्थित बाटियम शहर में एक इमारत पर ईरानी हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मारे गए लोगों में एक 69 वर्षीय महिला, 80 वर्षीय महिला, 10 साल का एक बच्चा और एक लड़की शामिल है। इसराइली मीडिया के मुताबिक उत्तरी शहर तमरा और हाइफा के पास एक रिहायशी इलाके पर भी हमले हुए हैं, जिनमें दोनों जगहों पर कम से कम 5 लोगों की मौत हुई। ईरान ने रविवार को भी इसराइल पर हमले किए। वहीं इसराइल ने भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा किया है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने कहा कि रविवार को होने वाली अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता का अगला दौर आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि इस रविवार को मस्कट में होने वाली ईरान अमेरिका वार्ता अब नहीं होगी, लेकिन कूटनीति और बातचीत ही स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता है। वहीं इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखना अनुचित है। बता दें कि ओमान दोनों देशों यानी अमेरिका और ईरान के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता को लेकर मध्यस्थता कर रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाया कि उन्होंने दलित प्रतीक बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर अपने पैरों के पास रखवाकर उनका अपमान किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चौधरी, जो कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, ने इस घटना का एक वीडियो क्लिप भी चलाया, जो इस सप्ताह की शुरुआत में पूर्व मुख्यमंत्री के 78वें जन्मदिन के जश्न के दौरान का था। वीडियो में बीमार नेता को एक सोफे पर बैठे देखा जा सकता है। एक समर्थक तस्वीर लेकर कमरे में प्रवेश करता है और RJD प्रमुख का अभिवादन करने से पहले उसे लालू यादव के पैरों के पास रख देता है। अब इसी वीडियो को लेकर भाजपा लालू प्रसाद यादव पर लगातार निशाना साध रही है। आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के दौरान जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया, वह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। लालू प्रसाद यादव को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने के तरीके के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। यह इस बात का प्रमाण है कि लालू यादव दलितों को तिरस्कार की नजर से देखते हैं और दलित वर्ग के सबसे बड़े नेता के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने रविवार को कहा कि उनके पास ऐसी यात्राओं के लिए एनर्जी, भरपूर ऊर्जा, एक्साइटमेंट, उत्साह और एंथुसियाज्म, उमंग यानी 3 E हैं, लेकिन क्या वे चौथे E यानी एम्पैथी, संवेदना, करुणा भी जुटा सकते हैं कि मणिपुर जाकर वहां के लोगों की तकलीफ, पीड़ा और त्रासदी को देखें? किसी नेता की बात तो छोड़िए, 3 मई 2023 से अब तक उन्होंने मणिपुर के किसी भी व्यक्ति से मुलाकात तक नहीं की है। प्रधानमंत्री का मणिपुर के प्रति यह रवैया बेहद दुखद एवं चिंताजनक है। विपक्षी दल ने यह भी कहा कि मई 2023 के बाद से यह मोदी की 35वीं विदेश यात्रा है और मणिपुर के साथ इस तरह का बुरा व्यवहार करना प्रधानमंत्री की दयनीयता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन वैश्विक मुद्दों और वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं पर विचारों के आदान प्रदान के लिए मंच प्रदान करेगा। 3 देशों की अपनी यात्रा के लिए निकलने से पहले
पीएम मोदी ने कहा कि वह कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर कनानासिस में शिखर सम्मेलन के दौरान साझेदार देशों के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि 3 देशों की यह यात्रा सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को उनके दृढ़ समर्थन के लिए साझेदार देशों को धन्यवाद देने और सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक समझ को प्रेरित करने का अवसर भी है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रजनीश पटेल ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के शवों की पहचान और स्थिति को लेकर जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि हमारे पास जितने शव आए थे उनमें से 31 का डीएनए मैच हो गया है। इनमें से 12 शव उनके परिवार को दे दिए गए हैं। हमें बाकी के परिजनों का इंतजार है कि वे आकर अपने प्रियजनों के अवशेष लें। डॉक्टर रजनीश पटेल ने बताया कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के शव की पहचान की प्रक्रिया अभी जारी है। उन्होंने बताया कि विजय रूपाणी साहब के शव की पहचान की प्रक्रिया अभी चल रही है। हमें अभी तक उनका डीएनए मैच नहीं मिला है। जैसे ही हमें उनका शव मिलता है हम वैसे ही मीडिया को सूचित कर देंगे। डॉक्टर रजनीश पटेल ने यह भी बताया कि उनके पास अब तक 100 सैंपल और 100 शव आए हैं। इन सभी की जांच के लिए करीब 10,000 टेस्ट करने होंगे। बता दें कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का एक विमान 12 जून को अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गया था। इस हादसे में विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर सेना को संबोधित किया। इसी दौरान अमेरिका के कई हिस्सों में ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि हर बार अमेरिका के दुश्मनों ने यह सीखा है कि अगर तुम हमारे लोगों को डराने की कोशिश करोगे तो हमारे सैनिक जवाब देने जरूर आएंगे। हमारे सैनिक कभी हार नहीं मानते, कभी हथियार नहीं डालते और कभी पीछे नहीं हटते। वे लगातार लड़ते हैं और हमेशा जीतकर ही लौटते हैं। वहीं दूसरी तरफ वाशिंगटन डीसी में refusefascism.org नाम के एक संगठन ने व्हाइट हाउस की ओर मार्च निकाला जिसमें करीब 1000 लोग शामिल हुए। इस मार्च से पहले वाशिंगटन डीसी के लोगन सर्कल इलाके में एक रैली भी हुई जहां एक पूर्व सैनिक और एक ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता समेत कई लोगों ने भीड़ को संबोधित किया। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के लॉस एंजल्स में अवैध प्रवासियों के खिलाफ की गई छापेमारी की कार्रवाई के बाद वहां 4 दिन विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद वहां के हालात तनावपूर्ण हो गए थे। ऐसे में ट्रंप ने लॉस एंजल्स में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए नेशनल गार्ड्स के 4000 जवानों और 700 मरीन की तैनाती का आदेश दिया था। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि जनपद रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राहत और बचाव कार्य में एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन लगे हुए हैं। वहीं पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। रुद्रप्रयाग जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवाड़ ने पीटीआई को बताया कि खराब मौसम के कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण गौरीकुंड के जंगलों के ऊपर यह दुर्घटना हुई। मृतकों में 6 तीर्थयात्री और पायलट शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर में सवार लोग केदारनाथ मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.